हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, आज हमें जो टॉपिक कवर करना है वो टॉपिक होगा हमारा, आप सभी को पता है हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट के टॉपिक को हम लोग पूरा कर चुके हैं और जो आपका टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज हमें बात करनी की जो स्ट्रेटेजीज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को अपना रहे हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम बच्चे की भी स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चे कमेंट सेक्शन में आपसे एक आंसर पूछना चाहूंगा मैं कि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आपको उसके लिए पुराने वाली इससे जो पहली वीडियो है वो जाके देखनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपने देख रखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें कि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, कहता देखो, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट सजेस्ट डेलिमिटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि भाई जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका अर्थ मतलब प्रोसेस है जो, उसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ और प्रोसेस में कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाए। ठीक है, बल्कि ये होता है कि इट ओनली सजेस्ट द जुडिशियस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि इसके अंदर ऐसा ये प्रोसेस ऐसा है बच्चे कि जहां पर हम लोग रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। देखो, मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है तो हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट जनरेशन साथ में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो रिसोर्सेज हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं कल को उन्हें भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी, ठीक है, तो उनके लिए भी इनको छोड़ना है। तो हमें कम रिसोर्सेज में, थोड़े रिसोर्सेज में हमें अपना काम चलाना है। और थोड़े रिसोर्सेज में जब हम काम चलाएंगे तो हम क्या करेंगे, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। मतलब ज्यादा मतलब ये नहीं कि रिसोर्सेज को और ज्यादा रिसोर्सेज हम लेके आएंगे, नहीं, थोड़े रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करेंगे, उनका ऑप्टिमाइज यूज करेंगे। ठीक है, उनको वो और बेहतरी से उनका इस्तेमाल करेंगे बच्चे। ठीक है, और ये एबिलिटी है, ठीक है, ये इसको चैलेंज है, इसको फेस भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन अ चेक ऑन एग्जिस्टिंग पेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का किसी भी हद तक ये मतलब नहीं होता कि जो हमारी प्रेजेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है या उसकी स्पीड है उसके ऊपर कोई बाउंडेशन या कोई बैरियर बन के अराइज हो, ऐसा कोई भी मतलब नहीं होता उसका बच्चे। ठीक है, it only means a judicious or optimum utilization of resources in such a manner। कि भाई इसका सिर्फ यही मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, अब यूज कर रहे हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, मतलब उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। थोड़े रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो सके और हम जो रिसोर्सेज हैं उनको फ्यूचर के लिए बचा के रखें, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे वो भी तो इनकी हेल्प से बच्चे ग्रोथ करेंगे ना। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है, ये किसी भी हद तक आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता बच्चे। ठीक है, अब कुछ स्ट्रेटेजीज हैं हमारे पास। सबसे पहले पॉइंट में कहता है इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। कि आपको ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, ऐसी टेक्नोलॉजी हमें बनानी चाहिए या ऐसी टेक्नोलॉजी की हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि जो इनपुट को एफिशिएंट कर सके बच्चे। ठीक है, कि वी वर टू डिवाइस सच प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज विच आर इनपुट एफिशिएंट। जो इनपुट एफिशिएंट हो, कि इनपुट का इस्तेमाल करे, थोड़े इनपुट से ज्यादा आउटपुट क्रिएट कर सके वो। इट मीन्स आउटपुट इज मैक्सिमाइज, कि इनपुट थोड़ा हो, ठीक है, और आउटपुट ज्यादा हो। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम करना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कहता है यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कि जो एनवायरमेंट के फ्रेंडली सोर्सेज है ना, एनर्जी के वो सोर्सेज जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं उनका इस्तेमाल करें। या फिर अगर एक डायरेक्ट पॉइंट में कहना चाहे बच्चे तो कहता है कि जो आपके रीन्यूएबल रिसोर्सेज है ना उनका इस्तेमाल करें, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, मेनली इनका इस्तेमाल किया जाए जहां पर कार्बन एमिशन बहुत थोड़ा से बहुत लिमिटेड हो, बहुत उस पर एक चौक लगे बच्चे। ठीक है,
जो एलपीजी और सीएनजी है ये एक तरह के क्लीनर फ्यूल तो है, इको फ्रेंडली भी हैं, लेकिन है तो नेचुरल रिसोर्सेज बच्चे। पॉइंट में इनके जो आपका टॉपिक एक्सप्लेनेशन है उसमें कहा गया है कि इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो एक लिमिटेड मीन्स में है बच्चे, इनका हम ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना। मेनली रिन्यूएबल रिसोर्सेज के आसपास यहाँ पर बात की गई है भाई, ठीक है, कि कार्बन एमिशन को कैसे 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 करके कंट्रोल कर सके। कार्बन एमिशन कंट्रोल हो पाएगा तो हमारी जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं उन पर भी चेक लग पाएगा, वो भी कंट्रोल हो पाएंगे बच्चे, ठीक है। आगे कहता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, कि जो ग्रामीण विकास है उसको एक सेंट्रलाइज करके उसको इंटीग्रेट करना चाहिए, कि शहरों के साथ कि सिर्फ शहरों का विकास ना हो, गांवों का भी विकास हो, जो रूरल डेवलपमेंट है उसका भी विकास हो, वो इंटीग्रेटेड लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। उसको हाई प्रायोरिटी मिलनी चाहिए उसके प्रोग्राम्स में, क्योंकि आप सभी को पता है शहरों का विकास तो हमारे यहाँ पर अपने आप चलता रहता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी होती है, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी कंपनीज शहर जो आपके अर्बन एरियाज में होती हैं, गाँव में तो नहीं होती, तो पॉलिसीज में प्रायोरिटी किनको मिलनी चाहिए, रूरल एरियाज को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां से जो माइग्रेशन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है, उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत कम पड़ेगी, ठीक है। उसके कारण क्या होगा कि जो लोग हैं वो नए व्हीकल्स रोड पे कम आएंगे, कार्बन एमिशन कम होगा, ठीक है। काफी सारे पॉइंट यहाँ पर बनते हैं इस चीज से लेके, ठीक है। आगे कहता है कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, कि जो हमारी सोलर एनर्जी है जो आपके लिए एक रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें, सोलर लाइट को, और सोलर उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें, ठीक है। गवर्नमेंट आपको अभी भी सब्सिडी देती है बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट अगर आप अपने घर की छत पे एक छोटा सा सोलर प्लांट लगाते हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है बच्चे, ठीक है, कि आप लगाइए और आप बिजली की खपत को कम कीजिए, ठीक है। देखो आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। इंडिया इज एंडाउड विद अबंडेंट सनलाइट विच इज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। भारत, आप सभी को पता है हमारे देश में जो सूर्य की गर्म जो सूरज से मिलने वाली सनलाइट है वो 24/7 तो नहीं, लेकिन साल के मैक्सिमम टाइम यहाँ पर पीक पे रहती है और एनर्जी हमें काफ़ी अच्छी मिलती है। हम अमेरिका, रशिया या काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि वहाँ पर मैक्सिमम टाइम ठंड पड़े और सूरज कम रहे, जबकि यहाँ पर तो गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, एनर्जी हमारे पास भरपूर मात्रा में है। और इस टॉपिक को आगे ले जाने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं बच्चे, मैं अब आपका देश, आपका भारत देश दुनिया का एक लीडर बन चुका है किस चीज में, सोलर एनर्जी के सेक्टर में, ठीक है, एक सोलर हब बन चुका है। और आपसे कमेंट सेक्शन में यहाँ क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि जो सोलर एक भारत ने एक सोलर का ग्रुप बनाया है, जैसे यूनाइटेड नेशंस है ना, ऐसे ही सोलर अलायंस का एक ग्रुप बनाया भारत ने, उसके हेडक्वार्टर्स किस देश में है, और या फिर आपके देश, मैं आपको आंसर भी दे देता हूं, आपके ही देश में, जरा हिंट दे देता हूं कि आपके ही देश में है, लेकिन वो आपके देश में किस शहर में है, वो आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है बच्चे, ठीक है। गूगल मत कीजिएगा, चलो आप गूगल कर भी लेना तो आप राइट आंसर ढूंढिएगा, उससे आपके टॉपिक की जो क्लियरेंस है वो ज्यादा इंक्रीज होगी बच्चे। सेकंड पॉइंट में कहता है सनलाइट इज बोथ एनवायरमेंट फ्रेंडली एज वेल एज नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जो सनलाइट है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और नॉन एग्जॉस्टेबल भी है। आगे कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी नो लॉन्गर अ डिस्टेंस ड्रीम, जो पहले के टाइम पीरियड थे बच्चे वहां पर था कि भाई हम सोलर एनर्जी को कैसे, सोलर सनलाइट को हम कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करें। आजकल तो बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, ठीक है, तो अब ये एक आसान सा रास्ता है, काफ़ी सारी इनोवेशंस इस एरिया के अंदर हो रही हैं। और आपका देश जोधपुर में, गुजरात में काफ़ी जगह ऐसी है जहां पर बहुत बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। अगर आपको एक एग्जांपल दूं मैं तो केरल जो हमारे देश का एक राज्य है, उसकी राजधानी है कोचीन, कोचीन नहीं, तिरुवनंतपुरम राजधानी है उसकी, वहां पर एक शहर है कोचीन। तो जो कोचीन एयरपोर्ट है बच्चे, वो एयरपोर्ट फुली एयरपोर्ट एक सोलर पैनल पे चलता है, सोलर लाइट से चलता है वो, ठीक है। आप इस चीज को गूगल भी कर सकते हैं, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो सनलाइट से चलता है। मैंने भी ये न्यूज़ काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी, तो मैं यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ आपको, तो उस टाइम पे मुझे ये न्यूज़ याद आई है। आगे कहता है सोलर एनर्जी
and its conversion into electricity is an effective answer not only to the problem of economic growth but also the problem of sustainable development। जो हम सनलाइट को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कहीं किसी हद तक कोई चोक नहीं करता, ना एक इको फ्रेंडली भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट भी हो रही है। और देखो बच्चे, ये सोर्स तो ऐसा है कि ये सालों साल चलेगा, पूरी जिंदगी चलने वाला है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये तो नहीं है कि अगर हम आज इसका इस्तेमाल कर ले तो ये खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास। आगे कहता है शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, के जो फार्मिंग हम लोग करते हैं, आज हम केमिकल की फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इसको छोड़ के हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आना चाहिए, क्योंकि उससे हम जो सॉइल एरोजन है या लैंड डिग्रेडेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अल्टीमेट सी बात है बच्चे, जब हम केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करेंगे, हमारी लैंड तो बचेगी, साथ में उससे निकलने वाला जो आउटकम है, आउटपुट है, उसको हम ही कंज्यूम करते हैं भाई, ठीक है। और उससे क्या होगा भाई, हमारी हेल्थ पर भी एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। हम लोग ऐसी सब्जियां, ऐसी चीजें नहीं खाएंगे जो केमिकल से उत्पादित की गई हैं, ठीक है। तो काफी हद तक हमारे लिए ही फायदा है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करें, जहां पर जैसे जो गोबर गैस है, सॉरी गोबर गैस नहीं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब इसमें काफ़ी सारे चीज़ें आ जाती है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बच्चे, जो गोबर का वेस्ट होता है, ठीक है, या फिर जो एक अर्थवॉर्म टाइप होते हैं, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, उनकी एक खाद होती है, उसका नाम था, मैं फिलहाल मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा बच्चे, वो भी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ किया जाता है बच्चे, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहां पर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स को छोड़ सकते हैं, ड्रॉप आउट कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना सकते हैं बच्चे, ठीक है। आगे कहता है मैनेज द वेस्ट, जो वेस्ट हमारे पास निकल रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, हाउस होल्ड गार्बेज हैं, उनको हमें मैनेज करना चाहिए। ये नहीं कि उनको रिवर में फ्लो अप कर दे, उससे हमारे रिवर पानी, जो एनवायरनमेंट है, वही गंदा हो रहा है बच्चे, तो उसको मैनेज करना चाहिए। 7th पॉइंट में कहता है स्ट्रेंज लॉ ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल इन्फ्लुएंस, कि हमें ऐसे सख्त कानून बनाने चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट या हाउस होल्ड वेस्ट, जो केमिकल वेस्ट निकलता है, अगर उसको हम कहीं ड्रेन कर रहे हैं तो उसके डिस्पोज ऑफ करने के लिए सख्त कानून बनने चाहिए, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि उसको रिवर्स में, जो सराउंडिंग्स, जो नदियां नाले होते हैं, उनमें हम लोग उसको ड्रॉप आउट ना करें, उनमें उसको रिलीज ना करें, और ना ही उसको ग्राउंड लेवल के साथ अटैच होने दें। उनके लिए प्रॉपर पूरी टेक्नोलॉजी या फिर पूरे गाइडलाइंस बनने चाहिए और उनको फॉलो अप करना चाहिए भाई। आगे कहता है अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट्स फॉर इंटरजेनरेशनल इक्विटी, कि जो इंटरजेनरेशनल इक्विटी है ना, कि इस जनरेशन में, प्रेजेंट जनरेशन में और फ्यूचर जनरेशन में, दोनों में निरंतरता या समानता बनाए रखने के लिए दोनों को बराबर हक मिलने चाहिए भाई। जो आज हैं उनके भी पूरी रिसोर्सेज के ऊपर पूरे हक हैं, और जो कल आएंगे, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनका भी उतना ही हक है इन रिसोर्सेज पे। सिर्फ हमारा हक नहीं है भाई, उनका भी उतना ही हक है। तो इन रिसोर्सेज को जो उनके लिए बचा के रखने के लिए उनका पूरा हक है। तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए ताकि लोग समझ सकें, जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए छोड़ सकें, और जो रिसोर्सेज अब हैं उनका बेटर यूटिलाइज कर सकें, उनको बेटर यूटिलाइजेशन कर सके भाई, ठीक है। कहता है देखो, इन चीज़ों को बचाने के लिए बच्चे कुछ टॉपिक्स हमारे पास। कहता है आप सभी को याद होगा, 10th क्लास में SST में आप सभी ने पढ़ा होगा, एक चिपको मूवमेंट आया था, ठीक है। चिपको मूवमेंट क्या था बच्चे? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर देना कि ये चिपको मूवमेंट किस चीज से रिलेटेड है। आपको मुझे आंसर इस चीज का देना कि चिपको मूवमेंट हुआ कहाँ पे था, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि काफी सारे लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो किसी जगह पे एक इंडस्ट्रीज लगाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया भाई, लोगों ने, कि वो वहाँ के पेड़ काट के इंडस्ट्रीज लगाना चाहते थे। लोगों ने क्या किया, एक नया तरीका अपनाया कि जब भी वो पेड़ काटने जाते, लोग पेड़ों से चिपक जाते, ठीक है, लोग पेड़ों से चिपक जाते हैं। और ये आपके देश की ही घटना है, थोड़ी पुरानी घटना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना सभी बच्चे कि ये आपके देश में कहाँ पर हुई थी ये घटना। लोग पेड़ों से चिपक जाते और वो पेड़ों को नहीं काट पाते, इसलिए इस मूवमेंट का नाम दिया गया था चिपको मूवमेंट।
पेड़ों को बचाने के लिए, ठीक है भाई। और साथ में एक एपिको मूवमेंट भी था जो साउथ में चला था, ठीक है, आपके साउथ इंडिया में चला था, वो भी सेम मूवमेंट था। चिपको मूवमेंट किसी हद तक आपके नॉर्थ इंडिया में था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है कि चिपको मूवमेंट कहाँ पर हुआ था। ये आगे कहता है भाई कि पॉलिसीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि जो पब्लिक मीन्स है, लोग क्या करते हैं भाई, एक घर में आदमी 2 हैं, गाड़ियां 4 हैं, ठीक है, आदमी 4 हैं, गाड़ियां 4 हैं। भाई हमें मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जो सरकारी बसें हैं, सरकारी व्हीकल्स हैं, ट्रेन है, इनका इस्तेमाल करें। हमें कहीं आना जाना है, अगर देखो आप कहीं, आपके लिए माइंड में एक जनरल क्वेश्चन भी होगा कि सर हमारे पास इतना एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सरकार के पास इतनी बसें नहीं हैं। जब लोग चलेंगे, लोग बसों में चलेंगे, चीज़ें आएंगी, तो वो भी डेवलपमेंट होगी बच्चे, ठीक है। लोग उनमें भी ट्रैवल करेंगे, सरकार और बसें लेके आएंगी। लोग अपनी जो गाड़ियां हैं, देखो अपनी जो गाड़ियां लोग सड़कों पे लेके आते हैं, इनको कम करें। ये लोग अब आजकल के बच्चे क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली कुछ भी काम नहीं है तो गाड़ी लेके रोड पे आ जाएंगे, बाइक लेके आ जाएंगे। आप दिन से स्कूल से बाहर निकलते हैं, आप देखना आपके शहर में, आप जिस भी शहर में हैं, कि जाम कितना निकल लगता है बच्चे, उस जाम को वो कैसे लग रहा है बच्चे। उसमें से 30% तो गाड़ियां ऐसी हैं जो सिर्फ वेस्ट में चल रही हैं, वो सिर्फ घूमने के लिए निकले हैं रोड के ऊपर बच्चे, ठीक है। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और आपके पास बेटर एग्जांपल्स हैं, ट्रेन का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करें। और जो सीएनजी, देखो दिल्ली में है सीएनजी बसेस चलती हैं। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है बच्चे कि बसेस की छत के ऊपर भी सोलर प्लेट्स लगी हैं, इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से चलने वाली बसें आ गई हैं हमारे पास। धीरे धीरे इस एरिया में भी एडवांसमेंट होती जा रही है। आगे कहता है देखो काफ़ी सारी चीज़ें कि इट इज़ मोर अबाउट और कंसर्न फ्यूचर जनरेशंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये साथ में देखो जो हम सोशल डेवलपमेंट कर, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसमें ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए उठाया गया कदम भी है बच्चे, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट थे, और ये एक तरीके की मॉनेटरी कॉस्ट को भी कंट्रोल करता है हमारी, क्योंकि हम लोग खर्चा ही कम करेंगे भाई, हमारे मॉनेटरी कॉस्ट भी कंट्रोल हो पाएगी हमारे यहाँ पे। तो ये आपका पूरा चैप्टर था एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी टॉपिक के साथ आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है बच्चे। और इस टॉपिक से आपको क्या सीखने को मिला है कि भाई एज अ प्रोड्यूसर वो कॉन्शियस रहना चाहिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स को लेके, एज अ कंज्यूमर वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली गुड्स को और सर्विसेज को लेके वो भी कॉन्शियस रहना चाहिए, गार्बेज डिस्पोजल्स को भी उसको कंट्रोल करना चाहिए। प्रोड्यूसर ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और कंज्यूमर ऐसी टेक्नोलॉजी को कंज्यूम करें, ऐसे आउटपुट्स को कंज्यूम करें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और जो गार्बेज डिस्पोजल है उस पर भी ध्यान दे बच्चे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिले तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो से रिलेटेड जितने भी आपके पास कमेंट्स में कोई सजेशंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और बच्चे कमेंट्स में अपने आंसर जरूर लिखा करें, ताकि मुझे भी एक सेल्फ मोटिवेशन फील हो कि भी मैं जो बच्चों से कम्युनिकेशन करना चाहता हूं वो प्रॉपर वे से हो रहा है, कि बच्चों को समझ में आ रहा है। सिर्फ अपना नाम रोल नंबर लिखने से कुछ नहीं होता बच्चे। आप मुझे कमेंट्स में अपने आंसर बताइए, अपनी फीलिंग्स बताइए कि सर हाँ हमें समझ में आ रहा है, या कुछ और तरीका चूज कीजिए, या फिर कुछ और हमें पढ़ाइए इसके साथ में। तो मुझे अपने सजेशंस जरूर देना बच्चे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और डिसलाइक्स जरूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।